लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। नमस्कार, मेरे साथ इस वक्त उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा जी जुड़ चुके हैं। करण मेहरा जी, आपका स्वागत है K24 न्यूज में। नमस्कार सर। सर, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा। आप यहाँ पहली बार उत्तराखंड में प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका में है और बहुत अच्छी तरह निभा भी रहे हैं। सर, मैं आपको बधाई दूंगा सबसे पहले। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा चंपावत में ही होगा। चंपावत से ही हमारा शुरुआत होगी। सर, चंपावत में बिगुल बच चुका है, चुनाव बिगुल बच चुका है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्या तैयारियां चल रही है? हम लोग पूरी तरीके से वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, जीतने की नियत से लड़ेंगे। और शुरुआत में जरूर जब कोई नया कैंडिडेट होता है दिक्कत आती है, और सामने बाई इलेक्शन है और सामने मुख्यमंत्री है, तो निश्चित ही धन बल का और प्रशासन का दुरुपयोग हो रहा है। जिस तरीके से वहाँ के डीएम साहब ने फेवर किया है कई मामलों में, जो हमने चुनाव कमीशन में रिपोर्ट्स लिखी थी उसके विरोध में उन्होंने अखबारों में बयान दिए, वो दिखाता है कि प्रशासन पूरी तरीके से बीजेपी को फेवर कर रहा है। लेकिन हम पूरी तरीके से लड़ेंगे। आज भुवन कापड़ी जी और खुशहाल सिंह अधिकारी जी वहाँ मोर्चा संभाल लिए हैं, और 2-1 दिन में मैं भी वहाँ पूरी ताकत से लगूंगा। और 20 तारीख के बाद माननीय हरीश रावत जी और यशपाल आर्य जी के ज्वाइंट हमारी मीटिंग्स वहाँ लग रही हैं, जो निश्चित ही प्रभाव डालेंगी। लोगों में एक चीज साफ देखने को आ रही है, जरूर उनके झंडे बैनर ज्यादा दिख रहे हैं, लेकिन लोगों में एक बात कॉमन देखने को मिल रही कि हमारी दुख सुख में हमेशा रहने वाली निर्मला दीदी को हम इस बार चुनेंगे। क्योंकि बाहर से आए हुए व्यक्ति कब तक हमारे विधानसभा का प्रतिनिधित्व करेगा, ये सोचनीय विषय है। क्योंकि लोकल का आदमी, इंसान जो वहाँ उनके दुख में सुख में हमेशा रहा है, वही उनके साथ रहेगा, ये उनका मानना है। और बीजेपी का एक और चीज बहुत नेगेटिव जा रहा है कि बीजेपी में सर्टेनिटी नहीं है। इनके यहाँ 2 महीने 4 महीने में मतलब 5 साल के कार्यकाल में 3-3 मुख्यमंत्री बदलना है, इनका कॉमन है। तो लोगों को ये भी है कि जाने कब तक ये जो है मुख्यमंत्री रहेंगे भी या नहीं रहेंगे, इसका लाभ भी कांग्रेस को मिल रहा है। सर, सबसे पहले तो ये है कि कांग्रेस पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हो रही है, क्योंकि लगातार आप लोग चुनाव आयोग के पास 4 बार शिकायत लेके पहुंच चुके हैं, ये आप मुझे पहले ही बता चुके हैं। ऐसे में सर, आपको क्या लगता है कि जैसे आप धन बल और प्रशासन का लाभ उठाने की भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही कह रही है, तो ऐसे में आपका क्या होगा सर? मनोबल आपके प्रत्याशी का टूटेगा नहीं क्या? मनोबल नहीं टूटेगा। वो बहुत मजबूत लेडी हैं, मेरी खुद वो मास्टर ट्रेनर रही हैं मनरेगा की, मैं उनको बहुत करीब से जानता हूँ। वो बहुत जुझारू प्रवृत्ति की महिलाएं हैं, वो दबने वाली नहीं है। दूसरा, चारधाम यात्रा में जिस तरीके से यात्रियों की मौत हो रही है, और उसमें जो शर्मनाक बयान उनके सदाब शम्स ने दिया कि मोक्ष की प्राप्ति हो रही है, लोग मर रहे हैं, तो अफसोस जाहिर करने के बदले जब करण मेहरा ये कह रहा था कि ऑक्सीजन पार्लर्स की जरूरत है लेह लद्दाख की तरह, क्योंकि लोगों को पोस्ट कोविड रिजल्ट्स आ सकते हैं, सरकार मजाक उड़ा रही थी। अब जब 34 लोग मर गए तो सदाब शम्स का बयान आना अपने आप में बहुत ही दुखद है। ये सारे पहलू ऐसे हैं जो बीजेपी को करण जी, इसका तो जवाब आपकी मीडिया प्रभारी गरिमा जी ने दे दिया है, जबरदस्त जवाब दिया है उसका तो। जी। और ये असर चंपावत में भी जाएगा, महंगाई का असर चंपावत में भी जाएगा। लोग कह रहे हैं चुनाव तक ये रुके रहे, और चुनाव के बाद गैस के दाम इनने 50-50 रुपए करके 2 बार बढ़ा के 100 रुपए गैस महंगी कर दी है। बिजली के दाम बढ़ा चुके हैं और अभी फिर बढ़ाने की सिफारिशें कर चुके हैं। तो ये सारी ऐसी चीजें हैं जो आम जनता को प्रभावित करती हैं। वादे करना, कुछ कह देना, छोटी मोटी लालच में कुछ लोग चले गए बीजेपी में जरूर, और ये होता भी है जब कोई मुख्यमंत्री लड़ता है आदमी बार। और ज्यादातर आप देखिएगा जो लोग गए हो कारोबारी लोग हैं, और कई ऐसे साथी हमारे गए हैं युवा पार्टी से, जो पिछले वाले जो गहतोड़ी जी वहां से चुनाव लड़ते थे, उनकी विधायक निधि से काम कर चुके हैं, उनकी भी लिस्ट हमारे पास आ गई है। उसको भी हम गांव-गांव में चस्पा करने वाले हैं कि फलाना यूथ कांग्रेस का व्यक्ति जो आज बीजेपी में जाने की बात कर रहा है, पहले भी पिछले पंचवर्षीय योजनाओं में भी बीजेपी के विधायकों से धनराशि लेके काम कर चुके हैं। ये हम सार्वजनिक करने वाले हैं। तो आप देखिएगा आने वाले समय में हम जो हमारे को छोड़ के गए हुए लोग हैं, इनको भी एक्सपोज करने का काम करेंगे। जी, सबसे बड़ा युवाओं का सबसे बड़ा सवाल धामी सरकार से है, वीडियो घोटाले का सबसे बड़ा सवाल है इस वक्त। आप ऐसे में युवाओं की कितनी मदद कर पाएंगे वीडियो घोटाले की जांच को लेकर? देखिए, इसके घोटाले की जांच को लेकर हम लोग सदन में भी उठाएंगे, और हम लगातार इसको पब्लिक फोरम में भी उठा रहे हैं। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे पैरामेडिकल के बच्चे जिन्होंने अपनी जान खतरे में डाल के, अपने बच्चों, अपने पेरेंट्स की जान खतरे में डाल के कोविड काल में लोगों की सेवा की,
जी उनके संग जो व्यवहार हुआ है, उनकी पिटाई करी गई है, उनको नौकरियों से निकाला गया है। तो जो बेरोजगार नवयुवक नवयुवतियां हैं, खासकर जो पढ़े लिखे लड़के लड़कियां हैं, वो बीजेपी को बिल्कुल वोट नहीं करने वाले हैं। हाँ, लालची लोग जरूर बीजेपी को वोट करेंगे, अनपढ़ लोग बीजेपी को वोट कर सकते हैं, लेकिन जो जी पढ़े लिखे नौजवान और नवयुवतियां हैं वो बीजेपी को वोट नहीं करेंगे। उन्होंने देख लिया पैरामेडिकल के बच्चों के संग इन्होंने क्या किया। एक तरफ इलेक्शन से पहले उनके ऊपर गुलाब के फूल बरसाए जा रहे थे कि ये कोरोना वॉरियर्स हैं, और जैसे ही इलेक्शन खत्म हुए उनको उनकी नौकरियों से बाहर कर दिया और उनकी पिटाई भी करी। यहाँ तक कि 2 महीने की गर्भवती एक बहन के साथ तो लात घूंसे भी चलाए गए। तो ये बीजेपी का एक फासिस्टवादी चेहरा लोगों के सामने आया है। पुष्कर धामी जी से हमारा कोई व्यक्तिगत हमारा कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन वो जिस पार्टी का ध्वज लेके चल रहे हैं, जिस तरीके की आइडियोलॉजी लेके वो लोग चल रहे हैं, हम उसका विरोध करते हैं। और निश्चित ही जो ये आइडियोलॉजी है लोगों को तोड़ने वाली, देश को टुकड़ों में बांटने वाली, हम उसके विरोध में पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे। महंगाई चरम सीमा पर है इस वक्त। अगर देखा जाए तो डीजल, पेट्रोल या फिर खाने का तेल कहें, नींबू तक बहुत ज्यादा महंगा हो गया। तो ऐसे में क्या कांग्रेस पार्टी क्या रणनीति बनाएगी अभी भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए? देखिए, इसीलिए हमने एक महिला को टिकट दिया है। और गृहिणियां जो हैं वो इस समय रसोई में परेशान हैं, गैस की महंगाई से। खाने का तेल 80 रुपए से सीधे 210 रुपए पहुंच गया किलो। आटा जो आम आदमी 18 रुपए का खरीदता था, खुला हुआ जो आटा था, वो अब 34 रुपए का हो गया है। लगभग 40% आटे में 40 से 45% की बढ़ोतरी हुई है रेट में। तो आम रसोई जो है वो हिल गई है, और उसमें महिलाएं सबसे ज्यादा प्रताड़ित हैं, प्रभावित हैं। तो हमारी जो महिला कैंडिडेट है वो महिलाओं से यही अपील कर रही है, और महिलाएं जुड़ रही हैं। आप देखेंगे कि चुनाव को 20-22 तारीख तक जाते जाते आप एकदम चुनाव का माहौल एकदम परिवर्तित देखेंगे। सर, एक मैं बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछना जा रहा हूँ। आपकी मेरी फोन पर बात हुई थी आज से 3-4 दिन पहले, लेकिन सर नेटवर्क ना होने के कारण आप मुझसे नहीं जुड़ पाए थे उत्तराखंड से। 21वीं सदी में सर 4G 5G की बात करते हैं, लेकिन यहाँ 2G 3G भी नहीं चल रहा है। ये अहम मुद्दा है सर, इसके बारे में कभी सवाल न विपक्ष उठाता, नहीं सरकार उठाती। इस पर सवाल उठाना बहुत नहीं सर, पिछली बार की विधानसभा में याद होगा आपको, जब मालपा में कांड हुआ था और हमारे फौज की गाड़ियां बही थी और कुछ जवान भी बह गए थे, उस समय लगातार विधानसभा में लगातार ये मामला गूंजा। धारचूला के विधायक जी के साथ मैं स्वयं भी था, कई किलोमीटर की पदयात्रा भी की गई कि नेटवर्क जो है ठीक होना चाहिए। उसके अलावा आपको याद होगा जब मैं गढ़वाल के दौरे पे निकला 28 तारीख से, और मैं 4 तारीख को वापस आया था अचानक, जब ये हमारे चंपावत चुनाव की घोषणा, उस दिन मैंने अपने पूरे विवरण में पूरी प्रेस को ये बताया था कि वहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम भी है, और अगर अचानक कोई एक्सीडेंट हो जाए या कहीं कोई दुर्घटना घट जाए तो जो टूरिस्ट है, जो हमारा सेनानी आया है घूमने के लिए, सैलानी जो है, वो किसी से संपर्क भी नहीं कर पाएगा। तो वहाँ पहले तो नेटवर्क की व्यवस्था होनी चाहिए, और सरकार के कान में जू नहीं रेंग रही है, कुछ नहीं हो रहा है। जी सर, एक सवाल आपसे ये भी था मेरा। गढ़वाल से पिछली बार 2 लोगों को मुख्य अहम भूमिका में रखा था, इस बार कुमाऊं से अहम भूमिका में रखा है। ऐसे में कुछ गढ़वाल के लोग नाराज हुए थे, अब सब ऑल इज वेल है सर? देखिए, मैं गया था, कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं था वहां का जहां कोई विधायक या हमारा प्रत्याशी हमारे से मिलने नहीं आया या हमारी रैली में नहीं था, क्योंकि मैंने बड़ी मीटिंगें नहीं, जनसभाएं नहीं की। मैंने केवल कार्यकर्ता बैठक और प्रेस करी है। जितनी जगहों में मैं गया सभी का सहयोग मिला, और मैंने लोगों को बताया भी, और लोग समझते भी हैं। जो देखिए, कुछ लोग जो विवाद पैदा करना चाहते हैं वो जरूर ऐसी बातें करते हैं। जब अजय भट्ट जी नेता प्रतिपक्ष थे और वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे लगातार 5 साल तक, तब ये बात नहीं उठी। जब त्रिवेंद्र रावत जी और तीरथ रावत जी दोनों मुख्यमंत्री रहे और मदन कौशिक जी अध्यक्ष रहे, तब ये बात नहीं उठी। गणेश गोटियाल जी अध्यक्ष रहे, प्रीतम सिंह जी नेता प्रतिपक्ष रहे, ये भी गढ़वाल से, तब ये बात नहीं उठी। कुमाऊं में अगर आप देखें, हरीश रावत जी प्रदेश के अध्यक्ष थे और नरेंद्र तिवारी जी मुख्यमंत्री थे, तब ये बात नहीं उठी। ये बात कुछ लोग जानबूझ के, जिनको जंगलों से कोई मतलब नहीं, जंगल जमीन के जो हमारे झगड़े उससे मतलब नहीं है, जिन लोगों को बेरोजगारी से कोई मतलब नहीं है, जिनको उत्तराखंड से लगातार हो रहे पलायन से कोई मतलब नहीं है, जो पलायन हो रहा उसके बारे में जब किसी को चिंता नहीं है, इस समय हमारी चिंता हमारे बेरोजगार साथियों की होनी चाहिए। हमको चिंता ये होनी चाहिए कि उत्तराखंड का विकास कैसे होगा। हमको चिंता ये होनी चाहिए कि हमारी इमेज दूसरों के सामने खराब तो नहीं हो। जैसे ये चारधाम यात्रा में आपने देख लिया, बद्री केदार के दर्शन जब करने आए लोग, 34 लोग मर गए, और हमारी नाकामी से मरे, मतलब हमारी गलतियों से मरे हैं। उसको सरकार नहीं मान रही। जिस समय मैंने कहा था कि ये
आवश्यकता है हमको सिग्नल्स की, हमको आवश्यकता है मेडिकल की अच्छी फैसिलिटीज की, हमको आवश्यकता है रोड्स ठीक करने की, हमको आवश्यकता है पानी की, हमको आवश्यकता है वहाँ उचित पार्किंग की। इन चीजों की ओर को सरकार ने ध्यान नहीं दिया। तो हमारे जो दौरे हैं उन चीजों की ओर को लोगों का ध्यान नहीं है, हमारी बातों पे ध्यान नहीं है। ये बातें वही फैला रहे जिनको उत्तराखंड के विकास से या उत्तराखंड की इमेज से कोई मतलब नहीं है, उन्हीं के द्वारा इस तरह की बातें की जा रही है। जी करण जी, आप बहुत कीमती समय आप निकाला आपने हमारे लिए। सर, हरीश रावत जी की कुछ खबरें आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी में राज्यसभा भेजने की बात चल रही है, मीडिया में खबर चल रही है। ये कितनी सच है, कितना झूठ है, इसका थोड़ा सा खुलासा कर दीजिए सर। देखिए, हरीश रावत जी को जितना मैं जानता हूँ बचपन से लेकर आज तक, वो खाटी कांग्रेसी हैं, 24 कैरेट के बने हुए कांग्रेस के सिपाही हैं। जिस समय उन्होंने पूरी मेहनत करके 2002 में कांग्रेस को सत्ता पर दिलाई थी, जब कांग्रेस के हालात खराब थे, उस समय जब नरेंद्र तिवारी जी को लाया गया तब उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी। उसके बाद आपने 2014 का संघर्ष, 12 का संघर्ष भी देखा है। उस समय फिर सरकार बनी, फिर बहुगुणा जी को लाया गया, तब उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी। बहुगुणा जी पार्टी छोड़ के चले गए, नरेंद्र तिवारी जी पार्टी छोड़ के चले गए, लेकिन हरीश रावत ने कभी पार्टी नहीं छोड़ी। और मुझे नहीं लगता जिस पार्टी ने उनको प्रधान से लेके यहाँ तक पहुंचाया है, उनको पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया, उनको राज्यसभा में भेजा, उनको केंद्र में राज्य मंत्री फिर कैबिनेट मंत्री बनाया, उत्तराखंड में उनको मुख्यमंत्री बनाया, इतना अपार सम्मान माननीय रावत जी को पार्टी ने दिया है। मुझे कतई विश्वास नहीं है इस बात पे कि कोई ऐसा कदम उठाएंगे। तो मीडिया में ऐसे सवाल क्यों उठ रहे होंगे सर? देखिए, हमारा जो झगड़ा है बीजेपी से, एक छद्म पार्टी, जो आपने पुराने जमाने में देखा होगा, रामलीलाओं में एक माया युद्ध होता था और वो मायावी लोग जो है युद्ध करते थे। इस समय कांग्रेस का युद्ध मायावी लोगों से है। ये कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी तरीके की अफवाह फैला सकते हैं। ये जब 1 घंटे के अंदर पूरे हिंदुस्तान में गणेश जी को दूध पिला सकते हैं, तो ये कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी तरीके की बातें कर सकते हैं। जो सादात शम्स ने कल बयान दिया है, मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ, जो सादात शम्स ने कल बयान दिया है, कहीं गलती से कांग्रेस के किसी ने बयान दिया होता तो आज प्रदेश में दंगे हो रहे होते। लेकिन सादात शम्स के द्वारा दिए गए बयान पर बीजेपी की प्रतिक्रिया तक नहीं आई। ये इससे समझा सकता है कि कितनी खतरनाक पार्टी है देश के लिए भी और समाज के लिए भी। कहीं हरीश रावत जी का नाम लेकर ये चंपावत का चुनाव प्रभावित करने की कोशिश तो नहीं हो रही कहीं? निश्चित ही वो हर चीज करते हैं चुनाव जीतने के लिए, साम दाम दंड भेद जो भी किया जा सकता है बीजेपी उस मतलब अपना स्तर गिरा के भी काम करती है। तो हमको कोई चिंता नहीं है। रावत जी इस समय भी यहाँ हमारे शिविर में है, मंथन शिविर में यहाँ उदयपुर, और बहुत अच्छे अपनी सुझाव भी दे रहे हैं। तो निश्चित ही वो कांग्रेस के साथ हैं और कांग्रेस के साथ थे और कांग्रेस के साथ रहेंगे। ये मैंने देखा वो प्रियंका वाड्रा गांधी जी के बगल में बैठे हुए थे, तो कहीं ना कहीं फ्रंट लाइन में बैठे हैं। उनकी भूमिका में प्रथम भूमिका है उनकी कांग्रेस में। देखिए, वो पार्टी के सीनियर हैं। हम लोगों का जितना जीवन नहीं है, हमारी जितनी उम्र नहीं है, उतना उम्र उन्होंने पार्टी की सेवा में लगाई है, तो उसको तो नकारा जा ही नहीं सकता। समय होता है, हर चीज की एक अपनी अपनी भूमिका होती है। कभी आदमी पुत्र के रूप में काम करता है, कभी पिता के रूप में काम करता है, कभी भाई के रूप में काम करता है। तो जब जो भूमिका सिपाही को मिलती है वो उस भूमिका का निर्वहन करता है। और रावत जी को जो भूमिका पार्टी में है उसके बारे में हमको किसी को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। वो सलाहकार के रूप में भी हैं, पार्टी के पैट्रन भी हैं, और पार्टी को संरक्षण देने वाली श्रेणी में वो हैं। और वो हम लोगों को कैसे हमारा उपयोग होगा पार्टी के हित में उसके लिए नीति बनाने वाले लोगों में वो शुमार हैं। वो तय करते हैं कि इसको कहाँ लगाया जाए, क्या काम करना है, किस व्यक्ति से क्या काम लेना है। वो उस भूमिका में हैं, तो वो तो एक पिता की भूमिका में है। उन पे अविश्वास करना मेरे ख्याल से इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता। सर, मैं आपसे जैसे बात कर रहा हूँ, आप बहुत ही मुखर और बेहतरीन प्रदेश अध्यक्ष साबित भी हो रहे हैं, और आप काम करने वाले हैं, और आपकी छवि भी बहुत अच्छी है। ऐसे में सर, ये 2022 आपके लिए थोड़ा सा दिक्कत भरा रहा। कैसे आप इसको लेंगे कि आपको रानीखेत की जनता ने पसंद क्यों नहीं किया होगा? मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि मैं लगातार काम कर रहा था। अकेला विधायक हूँ पूरी उत्तराखंड में जिसने विधायक निधि से पंपिंग योजनाएं बनाई है। मैं अकेला विधायक हूँ जिसने 97 सड़कें विधायक निधि से काटने का काम किया। मैंने ऑक्सीजन, जब कोरोना आया तो 50 लाख रुपए का ऑक्सीजन प्लांट लगाने वाला मैं विधायक निधि से, मैं अकेला विधायक हूँ। मैं अकेला विधायक हूँ जिसने विधायक निधि से
लोगों की सेवा करने में, चाहे वो ट्यूबवेल्स हों, रोडें हों, चाहे वो अस्पताल के गुणवत्ता भरे काम हो, वो करने का काम किया। और मुझे खुशी है इस बात की कि मैंने शिक्षा के क्षेत्र में जो काम किया था उसको सरकार ने अडॉप्ट किया और आज रूपांतरण कार्यक्रम पूरे प्रदेश में चल रहा है। इसकी शुरुआत हमने रानीखेत में गीतिका जोशी जी की मदद से करी थी और वो आज फल फूल रहा है पूरे प्रदेश में। लेकिन उसके बाद भी जनता ने क्यों मुझे पास नहीं किया, क्या कारण रहे, इसका तो आप ही लोग जानकारी ले सकते हैं। लेकिन मैंने पूरी सेवा से प्राण से 5 साल जनता की सेवा की और हमारे पक्ष में माहौल भी था। आखिरी के 2 दिन में ऐसा क्या हुआ कि हम चुनाव हारे हैं, ये एक खोज का विषय है, एक शोध का विषय है और हम लोग इसमें जल्द ही जानकारी लेंगे कि आखिर ऐसे कौन से कारण रहे जिससे हम उसको जीत में नहीं बदल सके अपने काम। जी, आपके अच्छे काम को हालांकि राष्ट्रीय नेतृत्व ने आपको अच्छा एक तोहफा भी दिया, सराहना भी की आपकी। तो बहुत बहुत धन्यवाद करण जी आपका जुड़ने के लिए। आप बहुत कीमती समय निकालकर हमारे साथ जुड़े थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए।